आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, स्टेशनरी, आने जाने के खर्चे, ये कुछ चंद चीजें हैं जो हमारी सरकारी महकमे ने अपने कर्मठ कर्मचारियों के लिए खरीदे हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई महंगे आईफोन, लैपटॉप और कूलर खरीदने के लिए कितने पैसे लगे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 14 करोड़ रुपए का खर्च आया। और इतना पैसा आया कहाँ से? अरे उसकी तो टेंशन ही मत लो। वो जो पैसे पेड़ लगाने के लिए आए थे ना, बस उनसे पेड़ लगाने के बजाय सही इस्तेमाल में लगाया है। और आज देखो हमारे कर्मचारियों के पास क्या है? आईफोन, लैपटॉप, कूलर, सब कुछ है। भाई कर्मचारियों को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पेड़ों का क्या है, वो तो कागज में भी लग जाते हैं। जी हाँ, उस प्रदेश में जहाँ पेड़ों को काटने के लिए आए दिन कोई ना कोई विरोध होते हैं, जहाँ पर पेड़ उगाने से ज्यादा ये जरूरी है कि कर्मचारियों के लिए आईफोन खरीदा जाए। इतना ही नहीं, इस फंड को खर्च करने के लिए परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं समझी गई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा किया और अब सुप्रीम कोर्ट भी उत्तराखंड सरकार से जवाब मांग रही है। और ये उस प्रदेश के हाल हैं जहां जंगल की आग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस बार भी फायर सीजन में उत्तराखंड में जंगल विकराल रूप से धधक सकते हैं। ये आशंका तब और मजबूत हो जाती है जब ये पता चलता है कि पिछले साल जब उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर जंगल जल रहे थे, तब सरकार ने वन कर्मचारियों और उनकी गाड़ियों को चुनाव में लगा दिया। यानी कि हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल सेट हैं। सरकार के लिए जंगल की आग प्रायोरिटी नजर नहीं आती। और ये शायद कर्मचारियों ने भी सोचा होगा, वैसे भी फायर सीजन में जंगल तो जलने ही वाले हैं, पेड़ लगा भी देंगे तो वो भी जल जाएंगे। इससे अच्छा है इस फंड का सही इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप और दूसरे खर्च को निपटाने के लिए किया जाए। अभी पेड़ लगाने के फंड से आईफोन लेने का पूरा मामला क्या है, कैसे ये खेल बिना किसी परेशानी का खेला गया, इसका जवाब तो हम आपको देंगे ही। इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड जंगल की आग के नुकसान में पिछले साल नंबर 1 पर रहा और इस साल भी आशंका जताई जा रही है कि आग थमने वाली नहीं है। और वजह है सरकारी महकमे की अधूरी तैयारियां। इस रिपोर्ट में बात करेंगे वन महकमे की पेड़ मत लगाओ और आईफोन पाओ योजना के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे कि इस फायर सीजन में हमारे जंगलों को आग से बचाने के लिए सरकार की तैयारियां आखिर क्या है। बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों और उसके नाम पर होने वाली लापरवाहियों की। हम सभी भाग गए क्योंकि हम आग के फैलने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर छोटे बच्चे होते तो मैं अपने हाथ में उन्हें अस्पताल ले जाती, शायद उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाता और वो बच सकते थे। मेरे गांव में 17 साल के किशन सिंह को आग बुझाने के काम के लिए चुना गया, लेकिन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की कमी के चलते उसकी मौत हो गई। ये उन सैकड़ों आपबीतियों में से एकमात्र की झलक है जो हर साल उत्तराखंड के निवासी झेलते हैं। ये उन लोगों की आपबीती है जो हर साल जंगल की आग को बहुत ही करीब से देखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से इस उत्तराखंड को न सिर्फ रहने लायक बनाया, बल्कि आज भी अपनी जान की परवाह किए बिना आग को बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी महकमा है जो जंगल को तैयार करने के करोड़ों रुपए के बजट को आईफोन और बिल्डिंग के रेनोवेशन पर ही खर्च कर देता है। उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए पेड़ों का काटा जाना कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन पेड़ लगाने के लिए मिले पैसों से आईफोन खरीदना ये जरूर नया है। जी हाँ, सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 13 करोड़ 86 लाख का ऑफिशियल फंड का इस्तेमाल अस्वीकार्य कार्यों के लिए किया गया। रिपोर्ट बताती है कि इन पैसों का इस्तेमाल राज्य की स्कीम हरेला, टाइगर सफारी वर्क, पुरानी बिल्डिंग के रेनोवेशन, आने जाने के खर्च और कोर्ट केस निपटाने के लिए किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी महकमा एक कदम और आगे बढ़कर इन पैसों का इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर और स्टेशनरी जैसी चीजों को खरीदने में लगा देती है। दरअसल कैंपा यानी कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के तहत राज्य सरकार को फंड मिलता है। वन भूमि का इस्तेमाल जब किसी भी विकास कार्य के लिए किया जाता है तब उसमें पेड़ काटे जाते हैं। ऐसे में नुकसान की भरपाई करने के लिए 2002 में कैंपा बनाई गई थी। इसका
मुख्य काम जंगलों का संरक्षण करना और पेड़ काटने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जंगलों को फिर से तैयार करना है। आसान भाषा में पेड़ लगाने का काम बड़े स्तर पर किया जाता है। हरियाली के लिए जारी होने वाले इस फंड का काम तो तय है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी महकमे ने इसका इस्तेमाल दूसरे कामों में करने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। कैंग ने राज्य में वर्ष 2019-20 से 2021-23 के दौरान कैंपा के तहत हुए कार्यों का मूल्यांकन किया। इसमें बहुत सारी गड़बड़ी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक एकत्रित वन चौकियों यानी कि इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट पोस्ट के लिए वन विभाग से कोई भी मांग नहीं की गई, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य के लिए 27 करोड़ से ज्यादा की धनराशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा और भी गड़बड़ी सामने आई है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैंपा के दिशा निर्देश हैं कि फंड मिलने के 1 साल के अंदर या फिर 2 उपजाऊ सीजन के ड्यूरेशन में ही वनीकरण यानी कि पौधारोपण का काम पूरा होना चाहिए। हालांकि जांच में ये भी सामने आया कि 37 केसों में अंतिम स्वीकृति मिलने के 8 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन काम अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि काम की लागत में करीब 12 करोड़ रुपए बढ़ गए। और यहाँ हमारा सरकारी महकमा है जिसने कैंपा का फंड इस्तेमाल करके आईफोन और दूसरी चीजों को खरीदने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। अब राज्य सरकार से जब इस खर्च के बारे में पूछा गया तो सरकार ने कहा ये सारा खर्च एपीओ यानी कि एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन से अप्रूव्ड है। एपीओ एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कैंपा के तहत काम करती है। इसका काम होता है जंगल में होने वाले वनीकरण प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करना। हालांकि सीएजी ने सरकार के इस जवाब को स्वीकार नहीं किया। सीएजी कहती है कि इस तरह की गतिविधियां या खर्च सीएएफ के नियमों का उल्लंघन है। सीएएफ की रूल बुक जब आप देखेंगे तो सामने आएगा कि ये सारे खर्च वनीकरण के फंड से किए गए हैं, जबकि ये सारे स्टेट फंड से होने चाहिए थे। और अगर देखा जाए तो एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण का फंड कैंपा मुहैया कराता है, जो कि सेंट्रल बॉडी है, ना कि स्टेट। इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि सरकारी महकमे ने कितना कितना पैसा कहां कहां पर इस्तेमाल किया। जहां कोलागढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी रोड के चौड़ीकरण, फॉरेस्ट रेंज हाउस का आधुनिकीकरण जैसे कार्यों के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हरिद्वार में भी बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए 3 करोड़ के आसपास का ही खर्च किया गया। सीएजी की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, कोलागढ़ टाइगर रिजर्व और लेंसडॉन में खर्च पर जुलाई 2023 तक सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, डीएफओ कोलागढ़ टाइगर रिजर्व और डीएफओ लेंसडॉन ने अपने जवाब में इस खर्च को फॉरेस्ट फायर के लिए प्रिकॉशनरी मेजर बताया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि डीएफओ ने जिस भूमि को वनीकरण के लायक होने का सर्टिफिकेट जारी किया था वो भी गलत है। बताया गया कि राज्य में 5 डिवीजन में 1204 हेक्टेयर वन भूमि वनीकरण के लिए मुफ्त नहीं है। रिपोर्ट खुलासा करती है कि डीएफओ ने बिना भूमि की जांच के ये सर्टिफिकेट बनवा दिया। सीएजी की रिपोर्ट को देखकर तो यही लगता है कि वन विभाग पेड़ लगाने और बचाने को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर नहीं है। अब इस खर्च को जस्टिफाई करते हुए सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जंगल की आग से निपटने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर यानी कि पेड़ लगाने के बजाय बिल्डिंग के रेनोवेशन और आईफोन खरीदने से जंगल की आग बुझाने में मदद मिलेगी। लेकिन ये कैसे होगा वो तो वन विभाग ही जाने। वैसे ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार का जंगल में जलने वाली आग के प्रति रवैये को लेकर पहली बार उनसे सवाल पूछे गए। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सो कॉल्ड सीरियसनेस पर तंज कसा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तराखंड सरकार का रवैया बहुत ही सुस्त है। इतना ही नहीं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था जब 2023-24 में कैंपा ने 9 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट दिया था तो फिर क्यों 3 करोड़ 41 लाख रुपए का ही इस्तेमाल किया गया। लगता है कि जैसे इसका जवाब अब सीजी की रिपोर्ट ने खुद दे दिया। एक तो पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया और दूसरी तरफ जो पेड़ लगाए गए उनका भी ख्याल नहीं रखा गया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मार्च 2021 की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि वृक्षारोपण का ओवरऑल सर्वाइवल परसेंटेज करीब 34% पाया गया, जबकि अनिवार्य 60 से 65% से काफी कम है। ये आपको बात बता दें कि पेड़ लगाने के बाद ये सुनिश्चित भी किया जाता है कि जितने भी पेड़ लगाए गए उनमें से कम 60 से 65% पेड़ जीवित रह सके, लेकिन इस काम में भी लापरवाही बरती गई। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो भी एक्टिविटीज की गई है ये सब अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार की गई, जो कि स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। ऐसा नहीं है कि कैंपा की राशि को लेकर गड़बड़ी का ये पहला मामला है। इससे पहले भी कई ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं। कैंग ने 2006 से 2012 के बीच कैंपा फंड की जांच की थी। इसमें सामने आया कि एफॉरेस्टेशन के लिए कम वसूली की गई। पता चला कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्लांटिंग जुबली समारोह में कैंपा निधि
समिति ने 35 लाख रुपए खर्च कर दिए, जिसे 2011-12 के वार्षिक कार्य योजना में अप्रूव नहीं किया गया था। अब इस पूरे मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कैंपा फंड के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की तरफ से कैंपा फंड का बकाया राशि जो करोड़ों का रुपए का ब्याज है, उसे स्टेट कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में जमा न कराए जाने पर भी सफाई मांगी है। खैर, उत्तराखंड में जंगलों में लगने वाली आग कितनी भीषण है और इस साल कैसे और ज्यादा भीषण हो सकती है, उस पर भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड और वन अग्नि ये एक ऐसा मुद्दा बनकर रह गया है जिसके सामने उत्तराखंड की जनता बेबस खड़ी है। इसका सबूत देती है हर 2 साल में आने वाली इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वन अग्नि में उत्तराखंड को नंबर 1 स्थान मिल रखा है। कहने को तो हर साल लगने वाली वन अग्नि एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन अब ये प्राकृतिक कम और मानवीय ज्यादा हो गई है। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट को देखिए। इसके मुताबिक खुद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि MDDA जंगल की आग को प्राकृतिक आपदा नहीं मानता है और रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि 95% मामलों में उत्तराखंड में लगने वाली आग इंसानों की वजह से ही लगती है। गढ़वाल हिमालय में देखा जाए तो यहाँ पर 2016 तक जितनी भी आगजनी घटनाएं हुई हैं, उसमें से 63% मामलों में इंसानों ने जानबूझकर आग लगाई है और 37% घटनाएं अनजाने में की गई हैं। जानबूझकर जो आग लगाई जाती है उनमें पेड़ों को इसलिए आग लगाया जाता है ताकि टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर्स का कारोबार चलता रहे, ताकि बिल्डर जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करे तो उन्हें पेड़ गिराने का झंझट ही ना झेलना पड़े। वहीं गलती से लगने वाली आग के मोर्चे में देखा जाए तो खरपतवार जलने के लिए लगाई गई आग जंगलों तक पहुंच जाती है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बीड़ी या फिर सिगरेट जलती हुई जंगल में फेंक देते हैं, जो आग का विकराल रूप ले लेती है। इसे विकराल बनाने में इसका साथ देते हैं चीड़ के जंगल। उत्तराखंड के कुल जंगलों में से 27.5 चीड़ के जंगल हैं। जानबूझकर लगाई जाने वाली ये आग जब आपे से बाहर हो जाती है तो नुकसान उन्हीं लोगों को भोगना पड़ता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस आग को काबू करने के लिए उसमें कूद पड़ते हैं। वहीं अगर वनों को मैनेज करने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हाल देखा जाए तो उसकी स्थिति भी काफी बुरी है। कई 100 हेक्टेयर जंगल में सिर्फ एक फॉरेस्ट ऑफिसर ऑपरेट कर पाता है। ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेली वेजेस पर ग्रामीणों को इस काम के लिए नियुक्त करता है, लेकिन ट्रेनिंग की कमी के चलते और बेहतर इक्विपमेंट ना होने की वजह से ग्रामीणों की जान जोखिम में पड़ जाती है। वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि जंगल की आग लगने पर क्षेत्र के वन अधिकारी DFO की जवाबदेही तय की जाएगी, लेकिन CAG की रिपोर्ट में कई जगहों पर DFO के कामों का खुलासा किया गया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, जंगल क्यों लोगों के लिए जरूरी है और कैसे वन अग्नि इसको नष्ट कर रही है। इस पर डॉक्टर शेखर पाठक कहते हैं कि जंगल पर समुदाय का हक है। जो जंगल सरकार के पास है वो भी समुदाय के हैं। वन विभाग को जंगल का मालिक न बनाकर उसका संरक्षक बनाना चाहिए। इन प्राकृतिक स्रोतों की हिफाजत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अन्य स्रोत इससे ही जुड़े हुए हैं। जंगल में आग लगेगी तो पीने का पानी, वनस्पति और चारे का संकट आएगा। धरती के भीतर जल प्रवाह में भी इसका असर पड़ेगा और मिट्टी बह जाएगी। लेकिन आखिर क्यों उत्तराखंड में अग्नि इतनी विकराल हो जाती है? उत्तराखंड में लगने वाली इस आग को और डिटेल में जानने और समझने के लिए आप हमारी ये 2 रिपोर्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आमतौर से 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इससे पहले ही बागेश्वर समेत कई जगहों के जंगलों में आग लगने की खबरें सामने आई थी। एक तरफ फायर सीजन शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सरकार के पास जरूरी मैन पावर ही नहीं है और जरूरी उपकरण भी उनके पास उपलब्ध नहीं है। वन विभाग जंगल की आग को काबू करने के लिए कामयाब नहीं हो पा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फायर वॉचर की तैनाती के लिए 55 लाख रुपए की मांग की गई थी। इसके अलावा 5 लाख रुपए फायर लाइंस को मजबूत करने के लिए भी डिमांड की गई थी। लेकिन अभी तक जंगलों में आग लगनी तो शुरू हो गई, लेकिन ये फंड अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के पास फायर प्रूफ बूट, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैंपा के फंड का अगर दुरुपयोग करना ही था तो कम से कम उपकरण ही खरीद लेते। लेकिन वही बात आ जाती है कि उपकरण खरीदने पे आईफोन थोड़ी ना मिल जाता है। खैर, हर साल की तरह फायर सीजन से निपटने के लिए तैयारियां पूरी नहीं दिख रही हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस साल भी पिछले साल की तरह उत्तराखंड के जंगल धूं धूं करके जल जाएंगे। लाखों हेक्टेयर वन संपदा का नुकसान होगा
होगा और आखिर में हम और आप रिपोर्ट ही खेलते रहेंगे। खैर, उत्तराखंड सरकार की नीतियां जंगल और आग को लेकर हमेशा से लचर रही हैं और ये नजर आता है वन पंचायतों के मामले में। सरकार ने वन पंचायतों को भी कमजोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड में जंगलों को अनदेखा करने का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए वन भूमि को गांव वालों की भूमि से अलग कर दिया और ऐसा करके अंग्रेजों ने वन भूमि का मनचाहा इस्तेमाल करने का एक रास्ता खोल दिया। 1877 से 1910 तक ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे वन कानूनों, नीतियों और नियमों को लागू करके स्थानीय वनों को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने उत्तराखंड के लोगों को वन और वन उत्पादों का उपयोग करने से भी रोक दिया, जिससे स्थानीय लोगों को ब्रिटिश सरकार की इस वन नीतियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एक मजबूत वजह दे दी। 1916 से जन विद्रोह तेज हुआ और 1921 तक जारी रहा। 1931 में अंग्रेजों ने 1874 के अनुसूचित जिला अधिनियम के तहत वन परिषद नियम को पारित किया, जिसमें सामुदायिक वनों, जो कि वन विभाग के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों से पूरी तरीके से अलग थे, उन्हें वन पंचायत के नियंत्रण में रख दिया गया। तब से ही उत्तराखंड में वन पंचायत का कॉन्सेप्ट आया है। वन पंचायत के बनने के पीछे मंशा ये थी कि आम जन भी जंगलों की सुरक्षा में अपनी भागीदारी दे सके। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो उत्तराखंड में 11,367 वन पंचायतें हैं। इसके अधीन 7,168 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। हालांकि देश की आजादी के बाद वन पंचायतों को लेकर तय नियमों में कई संशोधन किए गए। इन बदलावों ने वन पंचायतों की ताकत को मजबूत बनाने के बजाय उन्हें और कमजोर कर दिया। पिछले कुछ सालों में राज्य में जंगल की आग का खतरा बढ़ता गया है, जबकि कठोर वन कानूनों के चलते जंगल से लोगों का जुड़ाव भी काफी कमजोर हुआ है। 2006 में आया वन अधिकार अधिनियम प्राकृतिक संसाधनों पर वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है, लेकिन उत्तराखंड में समुदाय के हक की संभावना पर भी कोई विचार ही नहीं किया गया, बल्कि जंगल पर हक के दावों से जुड़े पुराने मामलों पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सामुदायिक वन अधिकार को लेकर 2016 में तैयार की गई प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगल पर हक देकर स्थानीय लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है और जंगल का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक FRA के तहत जंगल पर हक देने वाले मामलों में सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में से उत्तराखंड भी एक है। उत्तराखंड में 40 लाख एकड़ वन क्षेत्र को समुदाय को दिया जा सकता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा जैसे राज्य सामुदायिक वन अधिकार और व्यक्तिगत वन अधिकार देने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज वन पंचायतों का हाल कैसा है, इसका अंदाजा आप 200 वन पंचायतों की मुखिया मुंसियारी की मल्लिका विर्दी के बयान से लगा सकते हैं। वो कहती हैं कि हमारे सिरमौली जैती, संगधुरा, बुंगा, घोरपट्टा वन पंचायत को हाल ही में मुंसियारी की नगर पंचायत में विलीन कर दिया गया और इस तरीके से वन पंचायत समाप्त हो गई। वो ये भी कहती हैं कि अगर जंगलों पर अधिकार लोगों का नहीं होगा तो उसकी रक्षा आखिर करेगा कौन। यानी देखा जाए तो धीरे धीरे वन पंचायत को नगर पंचायत में विलीन कर कहीं न कहीं लोगों को जंगलों से दूर किया जा रहा है और अगर वन पंचायतों को बचाया नहीं गया तो कुछ लोग जो अभी जंगलों की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं वो भी आगे नहीं आएंगे और इससे नुकसान काफी भारी हो सकता है। ये तो बात होगी मौजूदा हालतों की, लेकिन उत्तराखंड में जंगलों से लगाव और जंगलों की आग का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। अगर आप उस इतिहास को जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों और कैसे जंगलों की रक्षा करने वाले पहाड़ियों ने एक बार खुद जंगल के जंगल फूंक दिए, तो हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखें। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे उत्तराखंडियों ने वन अधिकार हासिल करने के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने अपनी चालाकियों से पहाड़ियों को जंगलों से दूर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खैर, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई सवाल या सुझाव है जो आप देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।